प्रिय विद्यार्थियों, आज हम वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत मुख्य रूप से महाद्वीपों के प्रवाह से संबंधित सिद्धांत है, जिसमें पृथ्वी की आंतरिक हलचलों के परिणाम स्वरूप जो स्थल भाग था, वह स्थल भाग एक स्थान से दूसरे स्थानांतर पर स्थानांतरित हुआ। जर्मन विद्वान अल्फ्रेड वेगनर मुख्य रूप से एक जलवायु विज्ञानवेत्ता थे। इसके साथ ही वे भौतिकविद एवं भूविज्ञानवेत्ता भी थे। उन्होंने 6 जनवरी 1912 में सर्वप्रथम महाद्वीप के विस्थापन पर फ्रैंकफर्ट के भूगर्भीय एसोसिएशन में विचार रखे, जिसे 1915 तथा 1920 में सिद्धांत के रूप में सम्मिलित किया गया। 1924 में जर्मन भाषा से अंग्रेजी में अनुवाद होने पर वेगनर के विचार विश्व के समक्ष प्रस्तुत किए गए। वेगनर ने महाद्वीपों व महासागरों की उत्पत्ति नामक पुस्तक में अपने विचारों को व्यक्त किया है। ऐतिहासिक तथ्य यह है कि जब किसी वैज्ञानिक ने कोई नवीन महत्वपूर्ण अवधारणा का प्रतिपादन किया तो उसे तत्कालीन परिवेश में भारी विरोध का सामना करना पड़ा। इस संदर्भ में आइंस्टीन का कथन प्रासंगिक है। इस प्रकार वेगनर को भी अपने सिद्धांत के लिए व्यापक आलोचना का सामना करना पड़ा तथा अमेरिकी विद्वानों ने इनके द्वारा व्यक्त किए गए इस सिद्धांत की व्याख्या में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने से इनकार किया। एक ब्रिटिश भूवैज्ञानिक ने तो यहाँ तक कह डाला कि किसी भी व्यक्ति को वैज्ञानिक जगत से थोड़ा भी लगाव है तो ऐसे बकवास को कभी भी मान्यता नहीं दी जा सकती। अत्यधिक विरोध के बावजूद वेगनर ने अपनी अवधारणा पर खड़े रहकर लगातार शोधरत कार्य किए और सिद्धांत की सत्यता के प्रमाण जुटाए। वेगनर का मुख्य उद्देश्य आरंभ में पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तनों की व्याख्या करना था, क्योंकि पृथ्वी के अंटार्कटिक महाद्वीप पर कोयले की उपस्थिति उष्णाद्री जलवायु के कारण सघन वनस्पति को स्पष्ट करती थी। इसी प्रकार महाद्वीपीय भारत में हिमों के गोलाश्मों की उपस्थिति हिमावरण को स्पष्ट करती थी। इस प्रकार वेगनर इन सभी जलवायु वानस्पतिक समानता को स्पष्ट करना चाहते थे। यह परिवर्तन 2 प्रकार से संभव हो पाता। प्रथम रूप में स्थल भाग तो स्थिर रहे होंगे और जलवायु कटिबंध स्थानांतरित हुए, जिससे कभी शीत, उष्ण, आर्द्र, शुष्क जलवायु एक महाद्वीप में आती रही। दूसरा, यदि जलवायु कटिबंध स्थिर रहे तो स्थल खंडों का स्थानांतरण होता रहा, जिससे स्थल खंड विभिन्न जलवायु खंडों में स्थानांतरित होते रहे। इस आधार पर वेगनर ने जलवायु खंडों को स्थिर मानते हुए स्थल भागों का स्थानांतरणशील माना तथा महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति, पर्वत निर्माण, समुद्र द्वीपीय चाप, कार्बोनिफेरस हिमानीकरण की व्याख्या मुख्य रूप से इन्होंने पुरजोर शब्दों में की। सिद्धांत का प्रधान रूप मुख्य रूप से वेगनर ने पुराजीवी विज्ञान और पुरा वनस्पति विज्ञान, भूविज्ञान, भूभौतिकी के प्रमाणों के आधार पर यह स्पष्ट किया कि कार्बोनिफेरस युग यानी कि आज से 35 करोड़ वर्ष पूर्व के सभी स्थलखंड परस्पर आपस में एक विशाल भूखंड के रूप में जुड़े हुए थे, जिसे उन्होंने पैंजिया का नाम दिया, जिसका अर्थ संपूर्ण पृथ्वी से है। इस प्रकार अनेक छोटे छोटे आंतरिक सागरों का विस्तार हुआ। पैंजिया के चारों ओर विशाल जलराशि वाला महासागर पैंथालासा स्थित था। पैंजिया को 2 स्थलखंडों में मुख्य रूप से उत्तर दिशा में लॉरेंशिया तथा गोंडवानालैंड दक्षिण में स्थित थे। लॉरेंशिया में उत्तरी अमेरिका, यूरोप तथा एशिया आते थे, जबकि गोंडवानालैंड में दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर, प्रायद्वीपीय भारत, ऑस्ट्रेलिया व अंटार्कटिका महाद्वीप सम्मिलित किए गए हैं। वेगनर ने यह माना कि क्रस्ट शियाल से निर्मित है तथा उसके नीचे क्रम से सीमा व निफे परतें स्थित हैं। महाद्वीप भाग शियाल द्वारा निर्मित है तथा शियाल सीमा पर तैर रहा है।
कार्बोनिफेरस युग में पंजिया का दक्षिणी ध्रुव अफ्रीका में नेटाल पर स्थित था। विभिन्न शक्तियों के कारण पंजिया का विभाजन हो गया तथा एक दूसरे से अलग होकर वे धीरे धीरे स्थानांतरित होते रहे। प्रवाह संबंधी बल के संदर्भ में वेगनर ने पंजिया का विभाजन दो प्रकार की शक्तियों द्वारा माना, जिसके द्वारा प्रवाह उत्तर की ओर यानी भूमध्य रेखा की ओर तथा पश्चिम की ओर हुआ। भूमध्य रेखा की ओर प्रवाह विभेदक गुरुत्वाकर्षण बल तथा प्लवनशीलता का बल के कारण माना जाता है। उस समय की भूमध्य रेखा वर्तमान में अल्पाइन पर्वत क्षेत्रों से गुजरती थी। महाद्वीपों के पश्चिम की ओर प्रवाह का कारण सूर्य व चंद्रमा का ज्वारीय बल था। चंद्रमा की घूर्णन गति उस समय अधिक रहने के कारण उसके ज्वारीय बल की शक्ति भी अपेक्षाकृत अधिक रही होगी। इस बल के कारण महाद्वीप पीछे छूट गए होंगे तथा पश्चिम की ओर प्रवाहित हुए होंगे। महाद्वीपों के वास्तविक प्रवाह के अंतर्गत पंजिया का विभाजन कार्बोनिफेरस युग यानी 35 करोड़ वर्ष पूर्व आरंभ हुआ होगा तथा सर्वप्रथम गुरुत्व व प्लवनशीलता बल के कारण पंजिया दो भागों में विभक्त हुआ। उत्तरी भाग लॉरेंशिया तथा दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड कहलाया। बीच का भाग 33 महासागर में बदल गया। जूरासिक यानी आज से 18 करोड़ वर्ष पूर्व में गोंडवाना लैंड का विभाजन प्रारंभ हो गया तथा ज्वारीय बल के कारण प्रायद्वीपीय भारत, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका गोंडवाना लैंड से अलग होकर प्रवाहित हो गए। इसी समय ज्वारीय बल के कारण उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका पश्चिम की ओर प्रवाहित होते गए। प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर की ओर प्रवाहित होने के कारण हिंद महासागर का निर्माण हुआ तथा दोनों अमेरिका के पश्चिम की ओर प्रवाहित होने के कारण अंध महासागर का निर्माण हुआ। अंध महासागर की आकृति एस के रूप में उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी दिशा में विभिन्न दर से प्रवाह के कारण संभव हुई। आर्कटिक व उत्तरी ध्रुव सागर का निर्माण महाद्वीपों के उत्तरी ध्रुव से हटने के कारण प्रारंभ हुआ। इस प्रकार पैंथालासा पर कई दिशाओं से प्रहार होने के कारण संकुचित आकार एवं अवशिष्ट आकार प्रशांत महासागर के रूप में अवशिष्ट रहा। इस प्रकार स्थल व जल का वर्तमान प्रतिरूप प्लायोसीन युग तक निश्चित हो गया था। ध्रुवों का पलायन। ध्रुवों के पलायन के संदर्भ में वेगनर ने स्पष्ट किया कि ध्रुवों तथा भूमध्य रेखा की स्थिति में पर्याप्त परिवर्तन हुए हैं। सिल्यूरियन युग में यानी भूमध्य रेखा सर्वाधिक उत्तर में थी तथा नॉर्वे के पास से गुजरती थी, जो टर्शरी युग में वर्तमान अल्पाइन पर्वत क्षेत्रों से गुजरती थी। वलित पर्वतों की उत्पत्ति के संदर्भ में वेगनर ने विस्थापन सिद्धांत के आधार पर वलित पर्वतों की व्याख्या की है। उनके अनुसार दोनों अमेरिका पश्चिम की ओर विस्थापित हुए तो सीमा द्वारा उत्पन्न बाधा के कारण महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर वलन पड़े, जिसके परिणाम स्वरूप रॉकीज एंड एंडीज पर्वतों की उत्पत्ति हुई। इसी प्रकार यूरेशिया, अफ्रीका, प्रायद्वीपीय भारत के भूमध्य रेखा की ओर विस्थापन के कारण 33 में वलन पड़ने के कारण अल्पाइन पर्वत श्रेणियों का निर्माण हुआ। यहाँ ये प्रासंगिक है कि वेगनर ने आरंभिक मत के विपरीत सीमा द्वारा शियाल परत को रोकना माना है, जो विरोधाभास का द्योतक है। समुद्री द्वीपीय चापों की उत्पत्ति। कार्बोनिफेरस युग में हिमानीकरण। वेगनर ने दक्षिणी गोलार्ध में कार्बोनिफेरस युग में हुए महान हिमानीकरण पर प्रकाश डालते हुए कहा कि हिमानीकरण के कारण दक्षिणी गोलार्ध के ब्राज़ील, फॉकलैंड, दक्षिणी अफ्रीका, कारु प्रदेश, प्रायद्वीपीय भारत, ऑस्ट्रेलिया व अंटार्कटिका में हिम का व्यापक प्रसार रहा, जिससे सभी जगहों पर एक साथ ग्लोसोप्टेरिस नामक वनस्पति का वितरण देखने को मिलता है। वेगनर के सिद्धांत का मूल्यांकन। अगर वेगनर के सिद्धांत का मूल्यांकन के रूप में महाद्वीपों के स्थायित्व पर विश्वास करने वाले विद्वानों का
एक करारा प्रहार था। इसके आरंभ में विशेष रूप से 1920 और 1940 तक वेगनर के सिद्धांत की विभिन्न विद्वानों ने कटी आलोचना की। वेगनर के गुरुत्व बल के आधार पर विस्थापन बताने के विचारों की टेलर, ड्यूराइट व एल.सी. किंग ने कटु आलोचना की, परंतु अत्यधिक आलोचना के बावजूद 1940 से 1960 तक कई विद्वानों ने इस विस्थापन विचारधारा को जीवित रखा, जिनमें मुख्य रूप से आर्थर होम्स, एल.सी. किंग, केरी महोदय प्रमुख थे। 1960 के बाद से विस्थापन सिद्धांत की अनेक विद्वानों ने पुष्टि की तथा अनेक प्रकार के प्रमाण जुटाए गए। पुराचुंबकीय प्रमाण 1960 के भूभौतिकीय रिसर्चों के आधार पर महाद्वीपों व महासागरों के विस्थापन की पुष्टि होती है। पृथ्वी का भौगोलिक उत्तर पृथ्वी के भ्रमण अक्ष द्वारा निर्धारित होता है। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र भौगोलिक उत्तर से कुछ हटा हुआ रहता है, जिसे 10,000 वर्षों में दूर कर लिया जाता है। अतः 10,000 वर्ष के बाद भौगोलिक ध्रुव व चुंबकीय ध्रुव एक सीध में रहते हैं। इस गणना के आधार पर किसी भी स्थान के शैलों का पूरा चुंबकीय अध्ययन कर लिया जाता है। पैलेओजोइक, हिमनदीय व प्राचीन जलवायु के प्रमाण। महाद्वीपों के विस्थापन को दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, भारत के हिमानी द्वारा निर्मित घाटियाँ, गोलाश्म, हिमघर्षण चिन्ह, प्लीस्टोसीन ग्लेशियर निक्षेप की समानता देखने को मिलती है। इसी प्रकार यूरोप, उत्तरी अमेरिका में समानता मिलती है। इस प्रकार इन चिन्हों द्वारा प्रमाणित होता है कि पैलेओजोइक युग में हिमानदन प्रक्रिया पृथ्वी के बहुत बड़े भाग में फैली हुई थी, जिसमें प्रायद्वीपीय भारत भी शामिल था। इससे स्पष्ट होता है कि हिमनदन प्रक्रिया विषुवतीय पार करके नहीं पहुंच सकती थी, वरन यह सभी महाद्वीपों के एक साथ जुड़े रहने की दशा में ही संभव हो पाती, और यह स्थिति में बदलाव का प्रतीक है। भूवैज्ञानिक प्रमाणों के आधार पर तटीय समानता। अटलांटिक महासागर के दोनों तटों पर महाद्वीपों की तटरेखा की आकृति परस्पर सटने में अद्भुत समानता रखती है। यह सटने की समानता पश्चिमी अफ्रीका व दक्षिणी अमेरिका की संगति, पूर्वी अफ्रीका, मेडागास्कर व पश्चिमी भारतीय तट की संगति, हिंद महासागर में पूर्वी भारतीय तट से पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया तट की संगति, अंटार्कटिका की दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया से संगति, उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट व पश्चिमी यूरोप के तट की संगति मुख्य रूप से है। अफ्रीका के पश्चिमी तट दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी तट में आश्चर्यजनक संगति देखने को मिलती है। इस समानता के कारण तटरेखा के अलावा तट के भीतर भी महासागरों एवं महाद्वीपों के ढाल की तरफ 200 मीटर की गहराई तक ये समानता देखने को मिलती है। अटलांटिक तट शैलों, पर्वत श्रेणियों के इतिहास व संरचना में अत्यधिक समानता देखने को मिलती है। यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका के पर्वतों की रचना भी समान है। ब्राज़ील का पठार, दक्षिणी अफ्रीका, दमन का पठार व ऑस्ट्रेलिया पठार की संरचना एक समान देखने को मिलती है। दक्षिणी अमेरिका व दक्षिणी अफ्रीका में खनिज पदार्थों की समानता भी पाई जाती है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि ये सभी स्थलखंड प्रारंभिक काल में एक दूसरे से सटे हुए थे, लेकिन धीरे धीरे इनकी स्थिति पृथ्वी की आंतरिक हलचलों एवं गुरुत्वाकर्षण तथा प्लवनशीलता बल के कारण इनका विभंजन होता रहा तथा इस प्रकार महाद्वीपों में ये विस्थापन सिद्धांत कायम हुआ।